वेलकम बैक दोस्तों। आज की मूवी का नाम है 12 बजे और एक हिंदी लैंग्वेज मूवी है जो रिसेंटली इसी साल थिएटर में रिलीज हुई। उसी तरह एक HORR मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर है RGV राम गोपाल वर्मा साहब। अब इनके बारे में मैं क्या बताऊं, 2 मिनट काफी नहीं है, 2 घंटे की वीडियो बनानी पड़ेगी मुझे। इन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा कि ये लोगों को डराना चाहते हैं विदाउट विजुअल इफेक्ट्स। ये बस अपनी फिल्म में कुछ वियर्ड साउंड इफेक्ट से, कुछ वियर्ड कैमरा एंगल से, डरावने डायलॉग से और उसी तरह यूनिक कॉन्सेप्ट से लोगों को डराना चाहते हैं। और सच में बहुत ही हिम्मत जुटाकर मैंने ये मूवी देखी और बहुत ही हिम्मत जुटाकर मैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया। और उसी तरह बहुत ही हिम्मत जुटाकर आप इस वीडियो को देखना, क्योंकि RGV की मूवीज टॉर्चर से कम नहीं है। इनके हॉरर मूवीज देखकर खुद महेश भट्ट और रिंग के डायरेक्टर कहेंगे क्या अब हम जॉब छोड़ दे। उसी तरह आप RGV की मूवीज में लॉजिक बिल्कुल भी मत ढूंढिए। इनके अपने खुद के लॉजिक होते हैं, अपने खुद के थियरीज होते हैं जो हमारे बुजुर्ग साहब आइंस्टीन भी सॉल्व नहीं कर पाते। अब हम क्या घंटा समझ पाएंगे। सो इस मूवी में भी अपने खुद के भूत के रूल्स है। और क्लाइमैक्स भाई साहब वाह, आम हॉरर मूवी से बिल्कुल हटकर है, बिल्कुल अपोजिट है। हमारा दिमाग वहाँ पर जाता ही नहीं है जहाँ पर RGV का दिमाग जाता है। तो खैर चलिए बिना लैग करते हुए मैं आपको इस मूवी की कहानी सुना देता हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, अगर पुराने हैं तो और प्यार लुटाइए। मूवी की शुरुआत में ही RGV भाई साहब ये मैसेज देते हैं, वीडियो पास करके आप ही पढ़ लो, उतना टाइम नहीं है मेरे पास। उसके बाद एक बंदे को दिखाया जाता है जो फिलहाल आधी रात को अपना काम खत्म करके अपने घर जा रहा होता है। सच में इस बंदे का चेहरा देखने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, लेफ्ट से झाँका, राइट से झाँका, लेकिन नो यूज। जब कैमरा इस बंदे के सामने आता है तो ये बंदा पीछे मुड़ जाता है, जब कैमरा इस बंदे के पीछे जाता है तो ये बंदा सामने मुड़ जाता है। खैर जब ये बंदा जा रहा होता है तो इसको कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है, जैसा लगता हो कि 4 भूत करीना वायरस के बारे में डिस्कस कर रहे हो। और इसी तरह इस बंदे को ऐसा लगता है कि इसका कोई पीछा कर रहा है। यह देखकर बेचारा ये बंदा डर के भागने लगता है। यह बंदा किसी जगह पर आके रुकने के बाद वहीं पर इस बंदे के सामने एक औरत होती है। वो औरत फौरन अपने हाथ में चाकू लेकर इस बंदे को ठोक देती है। उसके बाद बैकग्राउंड में टीवी में ये न्यूज चलने लगती है कि शहर में बहुत सारी जगहों पर रैंडम बंदों का मर्डर हो चुका है और अब तक मर्डर करने का कोई रीजन पता नहीं चला। और पुलिस का दावा है कि ये मर्डर सीरियल किलर ने किया होगा। उसके बाद एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें 5 लोग रहते हैं, मियाँ बीवी, इनके 2 बच्चे और बंदे की माँ। तभी आधी रात को गौरी नाम की एक लड़की अपनी नींद से उठकर अपने घर में घूमने लगती है और गौरी गोल गोल घूम के शीशे के सामने आकर अपना चेहरा देखती रहती है। थोड़ी देर बाद गौरी अपने बिस्तर पे जाके लेट जाती है। खैर जब सुबह होती है तो गौरी फिर से शीशे के सामने खड़े रहकर अपने चेहरे को देखती रहती है, अपना आधा चेहरा। और इसके फादर का नाम होता है राव। एक्चुअली गौरी कॉलेज में पढ़ती है और आजकल इसके एग्जाम्स चल रहे हैं। गौरी के घर के बगल में ही शर्मा जी नाम का एक बंदा रहता है। शर्मा जी और राव की बहुत अच्छी दोस्ती होती है। उसके बाद जब गौरी अपने कॉलेज जा रही होती है तो सड़क के उस पार गौरी एक कब्रिस्तान को देखती है और तभी गौरी को कुछ खुसुर फुसुर की आवाजें आने लगती है। वह बहुत देर तक कब्रिस्तान की तरफ देखती ही रहती है। अपना कॉलेज खत्म होने के बाद गौरी वापस अपने घर आकर फिर से शीशे के सामने खड़ी रहती है, अपना चेहरा देखने लगती है। और जब गौरी का भाई गौरी को 5 रुपए मांगता है तो गौरी अपने भाई को कुछ भी जवाब नहीं देती। हालांकि राखी के दिन भाई बहन को देना चाहिए था। उसी दिन रात 2 पुलिस वाले अपनी गाड़ी में पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। किसी जगह पर आने के बाद इन दोनों को भी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। उसके बाद जब ये दोनों किसी जगह पर जाते हैं तो वो लोग वहाँ पर कुछ बच्चों को देखते हैं। वो हवलदार उस छोटे बच्चों को अपने पास बुलाता है तो वो बच्चा ना आने पर यह हवलदार खुद उस बच्चे के पास जाता है, लेकिन वो बच्चा अपने हाथ में पत्थर लेकर उस हवलदार को मार देता है। और इसी तरह सारे बच्चे अपने हाथ में एक एक पत्थर लेकर उन दोनों पुलिस वालों को मार देते हैं। खैर दूसरी दिन रात गौरी फिर से अपनी नींद से खड़ी होती है, अपना घर का चक्कर लगाने लगती है। थोड़ी देर बाद राव का घर का दरवाजा कोई खटखटाने लगता है। वो आवाज सुनकर सारे लोग जाग जाते हैं और बाद में इन लोगों को ये बात पता चलती है कि एक्चुअली वो आवाज दरवाजे से नहीं बल्कि घर की किसी कबोर्ड से आ रही है। राव फौरन अपने हाथ में बेलन लेकर उस कबोर्ड को ओपन करने की कोशिश करने लगता है डरते हुए। उस दरवाजे को ओपन करने पर उस कबोर्ड में एक्चुअली गौरी होती है, डरी हुई गौरी। गौरी के माँ बाप गौरी को दिलासा दिलाने लगते हैं। एक्चुअली गौरी का चंदू नाम का एक बॉयफ्रेंड होता है। और यहाँ पर ये देखिए भाई साहब, कैमरा एंगल टू गुड, मतलब क्या फोटोग्राफी है। और ये सीन आने के बाद मैंने अपने फोन को उल्टा करके देखा। खैर चंदू गौरी को किसी नदी के पास लाता है कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए। जब चंदू गौरी को उस नदी में उतारता है तो गौरी उस नदी में बहुत सारे हाथों को देखती है जो धीरे धीरे इसके करीब आती रहती है। यह देखकर गौरी का पसीना उस नदी में बहने लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि यह सब गौरी का डरावना वहम था। दूसरे दिन राव गौरी को किसी डॉक्टर के पास ले जाता है और यहाँ पर ये डॉक्टर राव की बात सुनने के बजाय
अपनी नर्स से नाइन में टक्का करते रहता है। राव के पीछे खड़े रहकर वो नर्स उस डॉक्टर को सेड्यूस करती रहती है। उसके बाद वो डॉक्टर गौरी के लिए कुछ विटामिन की टैबलेट लिख देता है। जब गौरी और राव ये दोनों वापस अपने घर आ रहे होते हैं तो बीच रास्ते पर गौरी को सारी दुनिया उल्टी नजर आने लगती है। सारे के सारे लोग उल्टे जा रहे होते हैं, लेकिन गौरी का फादर इसे संभाल लेता है। उसी दिन रात गौरी के साथ कुछ वियर्ड सी चीजें घटने लगती है और गौरी किसी कोने में बैठकर चीखने लगती है। राव गौरी के पास आकर उससे पूछने लगता है कि बेटा क्या हुआ। गौरी अपने फादर से कहने लगती है, पापा मुझे कुछ हुआ है। दूसरे दिन राव फिर से गौरी को लेकर उसी डॉक्टर के पास जाता है और उस वक्त गौरी उस नर्स को कुछ हवस भरी निगाहों से देख रही होती है। मतलब जैसा लगता हो कि एक मर्द हवस भरी निगाहों से एक औरत को देख रहा है। वो नर्स बाहर जाने के बाद वो डॉक्टर गौरी के पास आता है उसे इंजेक्शन करने के लिए। तभी गौरी इस डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहने लगती है कि मैं तुम्हारी नर्स नहीं हूँ, जो मन किया वो अंदर डाल दिया। और गौरी चीखते हुए अपने पापा को बुलाने लगती है और अपने पापा से कहने लगती है, पापा ये देखो ये डॉक्टर मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। तो राव उस डॉक्टर को मार पीट के गौरी को वहाँ से वापस ले आता है। उसके बाद गौरी चंदू से मिलने के लिए किसी जगह पर जाती है और इससे कहने लगती है कि मुझे आजकल कुछ हो रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं नहीं हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। चंदू मजाक करते हुए गौरी से कहने लगता है कि शायद तुम्हारे अंदर भूत होगा। खैर घर आने के बाद गौरी मर्दाना अंदाज से अपनी माँ को उसके नाम से बुलाने लगती है, ये लक्कू मेरे लिए कॉफी ले आ। जब इसकी माँ गौरी को डांटने लगती है तो गौरी अपनी माँ को ही गालियाँ देने लगती है, जो मैंने बोला वो कर वरना मैं चीर के रख दूंगी। तभी राव अपने घर आता है और गौरी की ये बातें सुन लेता है। राव गौरी से पूछने लगता है, बेटा क्या तुम अपनी माँ से ऐसे बात करोगी? तब जाके गौरी को होश आता है और अपने माँ बाप से पूछने लगती है, पापा मैंने कुछ गलत बोला क्या किया मैंने? उसके बाद राव यही बात शर्मा जी से बताने लगता है। शर्मा राव से कहने लगता है कि शायद गौरी के अंदर कोई भूत होगा। और तभी वहाँ पर गौरी मर्दाना अंदाज से आकर शर्मा जी का पोल खोल देती है कि हर रोज रात शर्मा गौरी को याद करते हुए कान करते रहता है और शर्मा जी के घर में ही किसी कोने में बैठकर गौरी ये सारी चीजें देख रही होती है। उसके बाद राव गौरी को फिर से होश में लाता है और उसे अपने घर के अंदर ले जाता है। दूसरे दिन राव गौरी को लेकर किसी तांत्रिक के पास जाता है। वो तांत्रिक गौरी के पास आकर कहने लगता है, तुम्हारा नाम क्या है? गौरी अपना नाम बताती है। वो तांत्रिक गौरी से कहने लगता है, मैं तुमसे नहीं तुम्हारे अंदर जो बंदा है उससे बात कर रहा हूँ। बता तेरा नाम क्या है, क्यों आया है इस लड़की के अंदर? गौरी के अंदर से कोई भी जवाब ना आने की वजह से ये तांत्रिक अपने हाथ में अपना चप्पल लेता है और बेचारी गौरी को मारते हुए उसका नाम पूछने लगता है। अपनी बेटी को पिटता हुआ देखकर राव उस तांत्रिक को रोकने लगता है। वो तांत्रिक राव को समझाने लगता है, अरे मैं तुम्हारी बेटी को नहीं मार रहा, तुम्हारी बेटी के अंदर जो भूत है मैं उसे मार रहा हूँ। लेकिन फिर भी वो तांत्रिक ना मानते हुए गौरी को मारने लगता है। राव अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। घर लाने के बाद गौरी के माँ बाप बहुत रोने लगते हैं। राव को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये करे तो क्या करे, किसके पास जाए, किससे मदद मांगे। आखिरकार गौरी को क्या हुआ? दूसरी तरफ शर्मा जी गौरी से डरकर अपने गांव जा रहा होता है बस में और रास्ते में इसको भी बहुत अजीब से घटनाएं पेश आने लगती है, जैसे कि गौरी इसको बुलाना और देखते ही देखते बस के सारे पैसेंजर्स शर्मा जी के करीब आने लगते हैं और उनमें से एक छोटा बच्चा शर्मा जी को मार देता है। इस तरफ राव अपनी माँ को और अपने बेटे को गांव भेज देता है। जब तक गौरी ठीक नहीं होती ये लोग वहीं पर रहेंगे। उसी दिन रात जब चंदू अपने प्लेस में रहकर मैच देख रहा होता है तो इसके साथ भी कुछ वियर्ड सी घटनाएं पेश आने लगती है, जैसे वहाँ का पावर ऑफ हो जाना, गौरी इसे बुलाना, कुछ खुसर खुसर की आवाजें आना और बेचारा डर के मारे ये भी मर जाता है। इसके सर के अंदर एक आयरन रॉड घुस जाती है। बेचारा राव अपनी बेटी की ये हालत देखकर सही तरह से काम भी नहीं कर पाता और राव अपनी बेटी के बारे में अपने हायर ऑफिसर को बताता है और वो हायर ऑफिसर राव को एक साइकियाट्रिस्ट के बारे में बताता है। उसके बाद हमारे मिथुन दा का इंट्रोडक्शन होता है और इसका नाम है देबू और एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर है। राव गौरी को देबू के पास लाता है। देबू भी गौरी से यही सवाल पूछने लगता है कि मैं तुमसे नहीं तुम्हारे अंदर जो है मैं उससे सवाल कर रहा हूँ, क्या नाम है तुम्हारा? थोड़ी देर के बाद गौरी के अंदर जो बंदा है वो देबू को आवाज देता है कि मेरा नाम बाबू है। बाबू देबू से कहने लगता है, अबे मादा चिड़िया, अपने साइकियाट्रिस्ट की डिग्री अपने डैश में घुसा ले, इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला। गौरी को टेस्ट करने के बाद देबू राव से कहने लगता है, फिक्र मत करो, गौरी को डीआईडी हुआ है, डांस इंडिया डांस नहीं, डिसएसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, और तुम्हारी बेटी को ठीक करने में थोड़ा वक्त लगेगा, तुम सब्र करो, मैं कुछ दिनों बाद गौरी का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दूंगा। दूसरी तरफ वो डॉक्टर और नर्स किसी दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं किसी से बात करने के लिए। बात करने के बाद ये दोनों किसी रूम में आकर कांड करने लगते हैं। कांड करने के बाद वो नर्स वॉशरूम जाती है धोने के लिए, मतलब अपना चेहरा,
और तभी इसको भी कुछ खुसुर फुसुर की आवाजें सुनाई देने लगती है। उसके बाद वो नर्स फिर से उस डॉक्टर के पास जाकर सेड्यूस करने लगती है। जब ये दोनों हक कर रहे होते हैं तो वो नर्स उस डॉक्टर को पीछे से वार कर देती है, उसे मार देती है। और बाद में हमें ये बात पता चलती है कि एक्चुअली उसी वक्त उस डॉक्टर ने भी इस नर्स को पीछे से वार किया है। मतलब ये दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। उसके बाद राव टीवी में यही न्यूज देखने लगता है कि किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स की हत्या हो चुकी है। ये देखने के बाद गौरी बाहर आकर राव से कहने लगती है कि मैंने ही इन दोनों को एक दूसरे से मरवाया है। यही नहीं, अभी और सुनो, शहर में जो हत्याएं हो रही है वो मैं ही करवा रहा हूँ। दूसरे सीन में फ्रांसिस नाम का एक पुलिस ऑफिसर का इंट्रोडक्शन होता है और इन मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन यही कर रहा होता है। फ्रांसिस की बीवी को शक होता है कि फ्रांसिस का किसी दूसरी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। हमेशा फ्रांसिस की बीवी फ्रांसिस को यही बात पूछती रहती है। तो इस तरह से इन दोनों की यहाँ पर कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स चलती रहती है। खैर जब फ्रांसिस अपने पुलिस स्टेशन आता है तो वहाँ पर पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी राव बैठा होता है। राव फ्रांसिस से उन मर्डर्स के बारे में बताने लगता है कि वो मर्डर्स मेरी बेटी ने किया और राव फ्रांसिस को अपनी बेटी दिखाने के लिए अपने घर ले जाता है। फ्रांसिस को यहाँ पर देखने के बाद गौरी का गला टोटली चेंज हो जाता है। उसकी आवाज मर्दों जैसी आने लगती है। मतलब गौरी के अंदर जो बाबू है वो फ्रांसिस से बात करने लगता है। अरे मादा चिड़िया, मुझे तेरा ही इंतजार था। याद है वो बारिश की रात तुम और मैं अकेले थे 2 साल पहले, और उसी रात तुमने मुझे ठोका था। बाबू नाम है मेरा। ये सुनने के बाद फ्रांसिस बहुत घबराने लगता है और फ्रांसिस अपनी टोपी वहीं पर छोड़ के वहाँ से भागने लगता है। फ्रांसिस जाने के बाद बाबू राव को अपने पास बिठाकर उससे बात करने लगता है। उससे कहने लगता है कि 2 साल पहले जो मर्डर्स हो रहे थे वो मैं ही कर रहा था। मैं एक साइको किलर हूँ राव। उस वक्त मैंने बहुत सारे लोगों को मारा और इस पुलिस वाले मादा चिड़िया ने मुझे मार दिया और मैं आत्मा भूत बन गया और मेरा मारने का काम रुक गया। और राव, हमारी आत्माओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है तुम्हें पता है? हमारे पास शरीर नहीं होता। बिना शरीर की आत्मा हवा में भटकती रहती है। और मैंने शैतान को बोला कि मुझे एक शरीर चाहिए और शैतान ने मुझसे कहा कि तुम्हें जो पसंद है तुम उसके शरीर में जा सकते हो और तुम्हारे काम को कंटिन्यू कर सकते हो। और तभी मुझे एक दिन गौरी नजर आई, तेरी बेटी, और मैं इसके शरीर के अंदर घुस गया। राव पूछने लगता है कि मेरी बेटी ही क्यों? बाबू कहने लगता है अच्छी लगी तेरी बेटी, बहुत मस्त है। इसके शरीर में रहकर मुझे बहुत मजा आ रहा है। पता है राव, किसी के शरीर में घुसना इतना आसान नहीं है। ये तो बहुत ही मुश्किल का काम होता है। पहले उसे डरावने ख्वाब दिखाओ, उसे कंफ्यूज करो, उसे डराओ धमकाओ, तब जाके उसके शरीर के अंदर घुसने की परमिशन मिलती है। और मेरे जैसे बहुत ही काबिल आत्माएं इंसानों के शरीर में घुस सकती है। खैर सिर्फ देबू की एक माँ होती है जो बहुत ही बीमार होती है और उसी तरह कुछ ही दिनों की मेहमान भी होती है। अपनी माँ की ये हालत देखकर बेचारा देबू बहुत अफसोस करते रहता है। तभी राव देबू को कॉल करके अपने घर आने के लिए कहता है। जब देबू राव के घर आकर गौरी का चेकअप कर रहा होता है तो गौरी के अंदर देबू की माँ आ जाती है। मतलब बाबू देबू की माँ की नकल करने लगता है और थोड़ी देर पहले जो देबू की माँ देबू से कह रही थी वही बातें देबू से कहने लगता है। ये देखकर बेचारा देबू डर के बाहर आ जाता है और तभी हॉस्पिटल से देबू को कॉल आता है कि इसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। 10 मिनट पहले ही इसकी माँ का देहांत हो चुका है। इस तरफ फ्रांसिस अपने कमिश्नर के पास जाता है और गौरी के बारे में बताने लगता है कि सर, मैंने आज एक लड़की को देखा और उस लड़की के अंदर बाबू है जो आपने मुझसे 2 साल पहले एनकाउंटर करने के लिए कहा, वही बाबू। लेकिन कमिश्नर को फ्रांसिस की बातें बकवास लगने लगती है और उससे कहने लगता है देखो फ्रांसिस, तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो और मैं एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को जानता हूँ, तुम मुझसे जा मिलो। उसके बाद फ्रांसिस घबराते हुए अपने घर आता है। फ्रांसिस की बीवी फ्रांसिस से फिर से उसी लड़की के बारे में पूछने लगती है कि तुम्हारा चक्कर किस लड़की के साथ है। लेकिन यहाँ पर फ्रांसिस गौरी के बारे में बताने लगता है कि मैंने गौरी के अंदर बाबू को देखा। तो देखते ही देखते पता नहीं फ्रांसिस को क्या पागलपन आता है, वो अपनी बीवी को गला घोट के मार देता है। उसके बाद फ्रांसिस के बॉडी के अंदर बाबू की आत्मा आ जाती है और उसकी ही गन से उसे मार देता है। इस तरफ वो कमिश्नर देबू से जा मिलता है और फ्रांसिस के बारे में बताने लगता है कि आज मेरा ऑफिसर कुछ बहकी बहकी बातें कर रहा था। और तभी कमिश्नर को यह बात पता चलती है कि फ्रांसिस ने खुदकुशी कर ली और उसी तरह अपनी बीवी को भी मार दिया। ये जानने के बाद देबू उस कमिश्नर को लेकर गौरी के घर जाता है गौरी को दिखाने के लिए। और जब वो कमिश्नर गौरी को देखता है तो गौरी मर्दानी आवाज में उस कमिश्नर से बात करने लगती है कि मैंने ही तुम्हारे पुलिस ऑफिसर फ्रांसिस को मरवाया। कमिश्नर बाबू से पूछने लगता है तुम तो यहाँ पर हो तो फ्रांसिस को कौन मार सकता है? बाबू कहने लगता है कि मेरे हर जगह पर दोस्त है, मैं उनसे अपना काम लेता हूँ। इस दुनिया में काफी सारी आत्माएं भटक रही है
और वो आत्माएं इंसान के शरीर में जाकर दूसरों को मारते हैं। उसके बाद ये सारे लोग मिलकर फिर से उस तांत्रिक के पास जाते हैं उससे मदद मांगने के लिए। वो तांत्रिक इनसे कहने लगता है गौरी के अंदर जो बंदा है वो गौरी के शरीर से बाहर नहीं निकलेगा। उसे बाहर निकालने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि गौरी को नुकसान पहुंचाओ। और तभी बाबू फ्रांसिस की आत्मा के जरिए से उस तांत्रिक को मरवा देता है। बेचारा वो तांत्रिक तड़प तड़प के मर जाता है। ये देखकर ये सारे लोग डर के मारे बाहर आ जाते हैं और इनको कुछ भी समझ में नहीं आता कि करे तो क्या करे। देबू राव से कहने लगता है देखो राव, अब यही एक रास्ता है, हमें गौरी को मारना होगा। पहले तो राव इस बात के लिए इनकार कर देता है, लेकिन बहुत सारे लोगों की जान जाने के बजाय एक जान जाए तो बेहतर होगा। सो ये सारे लोग एक प्लान बनाते हैं। उसके बाद राव और उसकी बीवी घर आते हैं। राव बाबू को बातों में उलझाने लगता है और यहाँ पर भी भाई साहब बहुत ही घटिया डायलॉग्स है। वही घर के अंदर गौरी की माँ बाल्टी में मिट्टी का तेल भरती रहती है। इस तरह बाबू राव से कहने लगता है देखो ये सीक्रेट हम तीनों के बीच ही रहे तो सही होगा। मैं उस कमिश्नर और देबू को मार दूंगा और उसी तरह गांव में तुम्हारी माँ और बेटे को मार दूंगा। हम तीनों यहाँ पर हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारेंगे। और तभी गौरी की माँ पीछे से आकर गौरी पर मिट्टी का तेल डाल देती है और राव फौरन माचिस लेकर उसे जला देता है, उसे मार देता है। और फौरन राव उस घर का दरवाजा बंद करके सारे लोग बाहर आ जाते हैं। उसके बाद देबू इस एक्सपीरियंस के बारे में आर्टिकल लिखने लगता है कि देबू को सुपर नेचुरल पर भरोसा नहीं था, लेकिन गौरी का ये इंसिडेंट देखकर इसे मानना ही पड़ेगा कि भूत नाम की कोई चीज है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो भाई साहब जैसा मैंने पहले कहा था कि इस मूवी में लॉजिक बिल्कुल भी मत ढूंढिए। लॉजिक गए तेल लेने। हम इतने बड़े 30 मार्खा नहीं है कि आरजीवी की मूवी में लॉजिक ढूंढे। इसके बारे में मैं बात भी नहीं करना चाहता। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। आरजीवी भूत बनकर शायद ये काम नहीं छोड़ेगा।